नमस्कार मित्रों। आज के एपिसोड में यूक्रेन को लिया गया है। बार्गेनिंग डिप्लोमेसी एंड यूक्रेन वार। यूक्रेन में एक सौदेबाजी की कूटनीति चल रही है। कूटनीतिक सौदेबाजी तो आपने सुना होगा। सौदेबाजी के लिए कूटनीति चल रही है और मोदी सरकार की तो नहीं कहेंगे, पर्सनल प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कुछ उलझने इसमें बढ़ी हुई हैं। ये क्या हैं, इसके परिदृश्य को थोड़ा समझते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए लगभग 2 साल 7 महीने के आसपास हो रहा है। 942 दिन के आसपास हो रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ था और यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार चल रहा है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध विश्व शक्तियों की कूटनीति का परिणाम है? क्या इस युद्ध में रूस फंसा हुआ है या फिर इस युद्ध के चक्रव्यूह में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन फंस गए हैं, अथवा पूरे खेल का मोहरा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बन गया है? दुनिया को भारत और विशेषकर मोदी जी से क्या अपेक्षाएं हैं और इस पूरे वार गेम में भारत को क्यों घसीटा जा रहा है? आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे। युद्ध में हुए नुकसान की भी, सामरिक पैंतरेबाजी और कूटनीतिक सौदेबाजी की भी परतें खोली जाएंगी। भारत तथा प्रधानमंत्री की यात्रा जो यूक्रेन में हुई है और उनकी भूमिका को लेकर के जो कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उस पर इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको बताना चाहेंगे। यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यूक्रेन के बारे में कुछ चीजें दी गई थी, कुछ आंकड़े दिए गए थे। उसमें बताया गया कि युद्ध शुरू होने के 2 साल के अंतराल में ही 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए थे। हालांकि ये आंकड़ा और ज्यादा होगा क्योंकि 2.5 साल से ऊपर युद्ध का कार्यकाल निकल चुका है। उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 5 मिलियन लोग लगभग अपना घर बार छोड़ करके वो देश के सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो वार जोन वहां का बना हुआ है, यूक्रेन का एक विशेष क्षेत्र जो सोवियत रूस की सीमा से लगता है, उस सीमा पर आए दिन गोलाबारी, फायरिंग, मिसाइल और ये सब गिर रही है। तो वहां से उन क्षेत्रों में उनको शिफ्ट किया गया है जहां अभी युद्ध का प्रभाव वहां नहीं है या बहुत सीमित है। और ये भी कहा गया है कि लगभग 6 मिलियन लोग यूरोप में भी जाकर के शरण लिए हुए हैं या देश छोड़ करके भी चले गए हैं। और ऐसा उस रिपोर्ट में है कि लगभग 30% लोग मानसिक रूप से बहुत तनाव में है क्योंकि युद्ध उनको खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। 1/3 लगभग यूक्रेन की पूरी पॉपुलेशन की, लगभग 1/3 पॉपुलेशन गरीबी की रेखा के नीचे आ गई है, ऐसा भी उसमें कहा गया रिपोर्ट में। अब ये जो दशा वहां की है, ये जेलेंस्की के हठधर्मी के कारण है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के कारण हुई है, या जिस कारण से भी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी देश युद्ध में जाता है उसको नुकसान उठाने पड़ते हैं। और जब किसी ताकतवर देश के साथ कोई कमजोर देश लड़ने जाता है तो उसके नुकसान की सीमाएं तय करना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने अपना विक्ट्री प्लान शेयर किया बाइडेन साहब को, अपनी योजना बताया कि आगे हमें क्या करना है। और इस यात्रा में यूक्रेन को व्हाइट हाउस से लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 335 मिलियन मिलिट्री एड मिल जाएगा। वो जब जब जाते हैं अपना प्लान लेकर जाते हैं, कुछ न कुछ ऐड लेकर के वो चले आते हैं। क्या ये सौदेबाजी ही युद्ध को लंबा खींच रही है?
ये जो एड मिल रहा है, ये जो पैसा मिल रहा है, ये जो हथियार मिल रहे हैं, ये जो तमाम प्रकार की सहायता मिल रही है, क्या युद्ध को इसके कारण आगे ले जाने में लोग बने हुए हैं? इसको कंटिन्यू करने में ही लोग अपनी रुचि ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि यह विषय ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह युद्ध कहीं पैसा अर्जित करने का साधन तो नहीं बन चुका है। और 2021-22 का अगर हम आंकड़ा देखें तो यूक्रेन का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो 44 बिलियन था, और युद्ध स्टार्ट होने के बाद ये लगभग 640 गुना बढ़ चुका है। अर्थात उनकी डिमांड से भी कई गुना ज्यादा उनको ऐड मिल रही है। नेटो देशों से, अमेरिका से, सभी देशों से उनको ऐड मिल रही है। बावजूद इसके वो रूस की जो प्रभावी कार्रवाई है उससे वो संभल नहीं पा रहा है, और रूस को किसी भी तरह से भारी नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन नाकाम रहा है। यूके हो या यूएसए, यानी जो यूरोपीय देश हैं, उसको लंबी रेंज की मिसाइलें भी दे रहे हैं, बहुत तरह के हथियार दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं, पैसा भी बहुत सारा दे रहे हैं, और हथियारों की ये जो खेप जा रही, इससे पुतिन भी बहुत नाराज है। कई बार उन्होंने यूरोपीय देशों को धमकियां भी दी है कि इसके नतीजे गंभीर परिणाम भुगत रहे होंगे। युद्ध को जिस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, जो आउटसोर्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में ट्रंप साहब का भी बयान आया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि जेलेंस्की इतिहास का सबसे बड़ा सेल्समैन है। Ukraine now, I see Zelensky is here. I think Zelensky is the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with $60 billion. Billion! Walks in with $60 billion. He wants... ट्रंप ने उस बात को मुहर लगा दी कि कहीं यह युद्ध उस सौदेबाजी के कारण तो नहीं खिंच रहा जिसमें ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं जेलेंस्की को, और ट्रंप इसी पर इशारा कर रहे हैं कि जेलेंस्की इतिहास का सबसे बड़ा सौदेबाज है, सेल्समैन है। और ये भी कहते हैं कि जब जब अमेरिका आता है कम से कम $60 बिलियन लेके ही जाता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से पुतिन को और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाएंगे और समझौता कराएंगे, युद्ध बंद कराएंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जो ये अमेरिकी सरकार कर रही है, बाइडेन सरकार कर रही है, उनको समर्थन देकर के वो ठीक नहीं है। उन्होंने निंदा की है इसकी। हंगरी के राष्ट्रपति जो विक्टर ओर्बन साहब हैं, वो मार्च में ट्रंप से गए थे, वहां तो ट्रंप से मिले थे, और उन्होंने ये अपना विषय शेयर किया था कि ट्रंप ने ये कसम खाई हुई है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध में एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। अर्थात जब उनकी सरकार आएगी तो ये जो जेलेंस्की को फंड मिल रहा है ये सब वो बंद करवा देंगे, और अगर ये बंद हो जाएगा तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा फंडिंग देने वाला डोनर्स देश है। सबसे अधिक जो पैसा मिल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल अमेरिका से मिल रहा है, और अब तक लगभग $56 बिलियन जो है वो डिफेंस सेक्टर में ही, खाली हथियारों के मामलों में ही खाली यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है। अमेरिका और यूरोप के समर्थन के कारण ही यह यूक्रेन अब तक सरवाइव कर रहा है, अन्यथा युद्ध में अब तक वो तबाह होकर के घुटने पे आ चुका होता। अब जेलेंस्की को थोड़ा उनकी बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। उनकी जो सौदेबाजी है, सौदेबाजी के लिए जो वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी, सबके साथ कर रहे हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा सहयोग लेने के चक्कर में, उनके बैकग्राउंड में जाके समझना पड़ेगा कि उनका नेचर क्या है। वैसे तो उन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने कानून की पढ़ाई करके की थी, कानून की डिग्री ली थी, लेकिन उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाया था केरवल्टल नाम से, केरवल्टल 95 नाम से कंपनी थी जो फिल्में बनाती थी, कार्टून बनाती थी और कॉमेडी शो करती थी, ये सारा काम करती थी। वो खुद भी वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे,
और कन्वर्टल जो है एक टेलीविजन एपिसोड उसने शुरू किया था जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से एपिसोड चलाया था अपने पूरे देश में। और उस एपिसोड में जेलेंस्की साहब ने उस नाटक में, ड्रामे में, एपिसोड के अंदर जो फिल्म थी उसमें उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के रूप की भूमिका निभाई थी कि जैसे राष्ट्रपति की भूमिका में थी। और ये जो एपिसोड था ये 2015 से 2019 तक खूब प्रचारित प्रसारित किया गया पूरे यूक्रेन में। और बाद में इसी नाम से उनका जो ये कन्वर्ट 95 जो उनकी कंपनी है, उनके कर्मचारियों ने ठीक इसी नाम से जो है एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, और सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। और इस प्रकार से जेलेंस्की को उससे फेमस किया गया। और 31 दिसंबर 2018 को शाम को 1-1 टीवी चैनल पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, और उसी इंटरव्यू में इन्होंने अपने प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी की घोषणा कर देते हैं। जेलेंस्की ने 2019 का जो यूक्रेन में चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, उसमें 73.22% से उनकी जीत हुई। एक लंबी जीत, उन्होंने बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किया था अपने पक्ष में। और चुनाव में उन्होंने जो राष्ट्रपति के पेट्रो पोरोशेंको थे उनको हटा करके ये वहां प्रेसिडेंट बने हैं। अब जो कॉमेडी और फिल्म से जिसकी पैसा कमाने की आदत रही हो, एक कलाकार रहा हो, कला से पैसा कमाता रहा हो, वो युद्ध से भी पैसा कमाना जानता है। लोग तो मर रहे हैं, उसको मसीहा मानते हैं यूक्रेन वाले, लेकिन सत्य तो यह है कि यहां भी पैसा बनाने से जेलेंस्की चूक नहीं रहे हैं। हालांकि युद्ध समाप्त होगा तो हिसाब देना पड़ेगा उनको। युद्ध के बाद आंतरिक बगावत का खतरा भी पैदा होगा, जेलेंस्की साहब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी हर युद्ध में। युद्ध के हार के बाद खास तौर से युद्ध के जिम्मेदार लोगों को उसका जवाब देना पड़ता है, जवाब जेलेंस्की को भी देना पड़ेगा। अब यहां समझते हैं कि अमेरिकी कूटनीति क्या है, अमेरिका इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध में रूस को उलझा करके उसकी जो सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षमता है उसको कमजोर किया जाए, क्योंकि ये सीधे नहीं लड़ पा रहा है। वो इनडायरेक्टली रशिया को वीक करना चाहता है, और चाहता है कि अगर रशिया कमजोर हो जाएगा तो जो एक बेसिक और रीजनल जो एक कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हो या रीजनल हो, उससे रशिया को बाहर करना आसान हो जाएगा। और अगर अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा, रशिया कमजोर हो जाएगा, तो उसे चीन पर अपना केंद्रित करने में, अपना पूरा ध्यान लगाने में आसानी हो जाएगी, और चीन को वो सीधे सीधे चुनौती दे पाएगा। लगातार लंबे युद्ध से ये भी अमेरिका के दिमाग पे बात चल रही है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो निश्चित रूप से इससे रूस की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी, क्योंकि ढेर सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो पूरी तरह से अपना आर्थिक व्यापार और चीजें नहीं कर पा रहा है। और अगर अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो उसके घरेलू अशांति का खतरा भी बढ़ेगा। और अगर ये सब होता है तो पुतिन को सत्ता छोड़ने के लिए आंतरिक दबाव पैदा होगा, पुतिन के खिलाफ माहौल देश में बनेगा, और ये सारा इनडायरेक्टली बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा। अब इसमें सीधे आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस प्रकरण में क्या मामला है, उनकी उलझने क्या है। आप जानते हैं कि जेलेंस्की के निमंत्रण पर वो यूक्रेन गए थे, और मोदी और यूक्रेन राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं 3 महीने में 3 बार इधर मिल चुके हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब यूक्रेन की मान्यता 1992 में मिली थी, तब से कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर नहीं गया। मोदी जी जाते हैं, और इन दिनों जाते हैं, और हर महीने उनसे मुलाकात 3 बार मिल चुके इन महीनों में। अभी न्यूयॉर्क में भी एक बैठक थी यूक्रेन में के राष्ट्रपति से, उन्होंने वहां पे वो भी थे। किस कारण से गए थे नहीं मालूम, क्योंकि वो क्वाड के मेंबर तो है नहीं, लेकिन किसी कारण से गए होंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए जो साझा प्रयास हो रहे हैं इस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी इस बैठक की जानकारी देते हुए वो बताते हैं कि जेलेंस्की ने कहा है कि भाई भारत ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है, हम इसकी सराहना करते हैं। और मोदी जी की ने जो हालिया जो अभी कीव की यात्रा हुई थी उसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा सफलता हम लोगों को मिलेगी। और जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो निश्चित रूप से इस प्रयास में लग गए हैं कि वो किस तरीके से शांति के दरवाजे खोले जाएं और युद्ध को समाप्त कराया जाए। दोनों नेताओं ने भविष्य में जब ये कीव यात्रा में गए थे तो दो द्विपक्षीय संबंध होते हैं। एक होता है ना कि आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ तो बताना पड़ेगा। उन्होंने व्यापक साझेदारी और रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताने की बात किया है, लेकिन सत्य यह भी है कि वो गए थे तो कुछ अंदर की बातें भी हुई थी, उसके लिए भी गए थे। मैं नहीं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में साझेदारी बढ़ाने के लिए वो युद्ध लड़ रहा हो कोई देश, उससे कोई दूसरा देश साझेदारी बढ़ाने के लिए अगर बात करने जाए तो ये समझ से परे है। अब ये सवाल तो लाजमी है कि क्या केवल इसी काम के लिए मोदी जी यूक्रेन गए थे या कुछ और था, वो क्या था, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब विश्लेषण करते हैं तो कुछ चीजें सामने आती है। जो बाइडेन पर भी देश की जनता का अच्छा खासा दबाव है और युद्ध को ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकता है। वैसे भी ट्रंप आते हैं तो वो पूरी तरह के सिनारियो बदल देंगे। उन्होंने पहले भी कह दिया है, हो सकता है अमेरिका अभी जो अभी बाइडेन गवर्नमेंट है वो मोदी को आगे लाने की कोशिश कर रहा हो कि भाई युद्ध को समाप्त कराया जाए। यूरोपियन यूनियन के ऐसे कई देश हैं जो रूसी प्रतिबंध से भी परेशान है और यूक्रेन की मदद देने वो दोहरी मार झेल रहे हैं। एक्चुअली में रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो जो रूस से उनको सस्ता गैस तेल वगैरह मिलता है, सप्लाई मिलती थी, वो सब बंद हो गई है, तो बाहर से उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। ऊपर से उनको यूक्रेन को मदद देनी पड़ रही है। एक तो आयात भी बहुत महंगा है, दूसरा उनको मदद के रूप में पैसा देना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन के देशों को ये दोहरी मार झेलनी पड़ रही। वो चाह रहे हैं कि समस्या का तत्काल कोई समाधान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चाहता है कि युद्ध और प्रतिबंधों को ज्यादा दिन तक चलाया मुश्किल हो जाएगा, वो भी समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि इन प्रतिबंधों की आड़ में डॉलर का जो खेल चल रहा है उससे बहुत सारे देशों को दिक्कतें खड़ी हो रही है और बहुत सारी कवायद पर्दे के पीछे चल रही है। लगातार इंडियन डिप्लोमेट्स और बहुत सारे देशों के डिप्लोमेट्स लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और मोदी के यूक्रेन रहने तक केवल युद्ध रुका था। जैसे मोदी यूक्रेन से बाहर गए, कीव से बाहर गए, युद्ध फिर शुरू हो गया था। लगातार, चूंकि मैंने कहा जब तक जेलेंस्की उनका पेशेवर स्वभाव रहा है, नाटकीय अंदाज रहा है, जब तक ये सब वो नहीं छोड़ते हैं, शांति के मार्ग पर नहीं पूरी तरीके से वो आते हैं, वैश्विक महाशक्तियों के चंगुल से जब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी भी इन परिस्थितियों को बदल पाएंगे। सबसे पहले जेलेंस्की को बदलना पड़ेगा और भारत इस दिशा में अगर असफल रहा या असफल प्रयास दिखा उसको, तो यूक्रेन के मामले से पीछे हट जाएगा। वो इस पर अपना समस्या बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा और फिर दुनिया में कोई ताकत ऐसी है भी नहीं कि जो रूस को पीछे हटने के लिए तैयार करे, मनाए या कोई प्रकार की कोशिश कर सके। वैसे भी मैं समझता हूं कि भारतीय हितों के लिहाज से भारत पर रूसी प्रतिबंध का बड़ा फायदा भी मिला है। हमने बहुत सस्ते उनसे सामान भी खरीदे हैं और अभी तक उसका हमें लाभ मिलता रहा है। अब देखना यह है कि मोदी जी का प्रयास इसमें कहां तक कारगर होता है या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है, तब यूक्रेन की क्या स्थिति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहाँ विराम देते हैं। कल फिर किसी एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।